मोहनपुर गांव में रमेश नाम का एक शख्स रहता था। उसकी कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। रमेश इतना कंजूस था कि उसने अपने परिवार, अपनी माँ, पत्नी सीता और बेटी पिंकी का जीवन नरक बना रखा था। घर में हर चीज पर हिसाब किताब होता था। बिजली की एक यूनिट, पानी की एक बूंद, यहाँ तक कि रोटी का एक निवाला भी रमेश की इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सीता, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी, रमेश की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। पिंकी, उसकी छोटी बेटी, भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा महसूस करती थी क्योंकि उसके पिता उसे कभी कुछ खरीदने नहीं देते थे, यहाँ तक कि एक छोटी मोटी चॉकलेट भी नहीं। रमेश की माँ, जो उम्रदराज थीं, को भी अपनी दवाइयों के लिए रमेश से मिन्नतें करनी पड़ती थीं। एक दिन सीता ने रमेश से कहा, रमेश, पिंकी की स्कूल फीस भरने का आखिरी दिन है। अगर हमने आज फीस नहीं भरी तो पिंकी का नाम काट दिया जाएगा। रमेश ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा, फिजूल खर्च बंद करो। स्कूल में इतनी ज्यादा फीस क्यों लगती है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सीता ने धीमे से कहा, रमेश, सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है। पिंकी अच्छा भविष्य बनाना चाहती है। भविष्य बनाने के लिए इतना पैसा क्यों? पैसे पेड़ पर नहीं उगते, रमेश ने गुस्से में कहा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि रमेश पर कोई असर नहीं होने वाला। अगले दिन स्कूल से फोन आया कि अगर फीस नहीं भरी गई तो पिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह खबर सुनकर सीता अंदर से टूट गई। उसने रमेश से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। शाम को पिंकी उदास मन से स्कूल से लौटी। माँ, टीचर ने कहा है कि सीता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस रात सीता सो नहीं पाई। रमेश की कंजूसी ने उसके परिवार को इस कदर जकड़ रखा था कि उनका दम घुटने लगा था। अगले दिन सीता ने अपने गहने बेचने का फैसला किया जो उसकी शादी के समय उसकी माँ ने दिए थे। वो जानती थी कि रमेश को ये बात पता चलेगी तो वो हंगामा करेगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप गहने बेचे और पिंकी की फीस भर दी। जब रमेश को इस बात का पता चला तो उसने घर में कोहराम मचा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने बेचने की? तुम जानती हो कि ये मेरे पुरखों की निशानी थी। सीता ने शांत रहकर कहा, ये गहने मेरी बेटी के भविष्य से बढ़कर नहीं थे। आपने तो उसकी फीस भरने से मना कर दिया था। रमेश ने गुस्से में आकर सीता पर हाथ उठा दिया। ये पहली बार था जब रमेश ने सीता पर हाथ उठाया था। सीता को गहरा सदमा लगा। वो अपने अपमान और रमेश की क्रूरता से अंदर तक हिल गई थी। उस रात रमेश अपनी हमेशा की तरह जल्दी सो गया, लेकिन सीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में एक भयंकर विचार घूम रहा था। रमेश की कंजूसी ने उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके मन में रमेश के खिलाफ एक गहरी नफरत पनप चुकी थी। रमेश की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पिंकी की स्कूल फीस के बाद घर में शांति का माहौल नहीं था। रमेश का गुस्सा और सीता का दुख दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। रमेश ने घर के सारे बल्ब हटा दिए थे और उनकी जगह कम वॉट के पीले बल्ब लगा दिए थे। बिजली का बिल बहुत आता है, वो हमेशा यही कहता था। शाम होते ही घर में हल्की रोशनी हो जाती जिससे आंखें दुखने लगती थीं। पिंकी को अपनी पढ़ाई में मुश्किल होती, लेकिन रमेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक शाम रमेश की माँ को खांसी का जबरदस्त दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत दवाई की जरूरत थी, लेकिन रमेश ने कहा, इतनी रात को दवाई की दुकान कौन खोलेगा? सुबह ले लेना। सीता जानती थी कि माँ की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए उसने बिना रमेश को बताए अपने पास रखे थोड़े से पैसों से दवाई लाकर दी। जब रमेश को पता चला तो उसने फिर हंगामा किया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुमने जरूर कुछ छिपाया है। रमेश की कंजूसी ने अब हर रिश्ते को खोखला करना शुरू कर दिया था। वो घर में किसी भी चीज की मरम्मत नहीं करवाता था। छत से पानी टपकता था, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे हमेशा चरमराते रहते थे। सीता ने कई बार उससे कहा, रमेश, घर की हालत बहुत खराब हो रही है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। रमेश का जवाब हमेशा एक ही होता था, पैसा बर्बादी है, जब तक काम चल रहा है चलने दो। एक दिन पिंकी खेलने के दौरान टूटी हुई खिड़की के शीशे से कट गई। उसके हाथ से खून बहने लगा। सीता घबरा गई और उसे तुरंत अस्पताल ले गई। रमेश को फोन किया गया, लेकिन उसने कहा, छोटी मोटी चोट है, घर में फर्स्ट एड लगा लो, अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? सीता को रमेश की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो समझ चुकी थी कि रमेश की कंजूसी अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी है। वो अपने परिवार की परवाह नहीं करता था, उसे सिर्फ पैसे प्यारे थे। पिंकी को अस्पताल में टांके लगे। डॉक्टर ने कहा, अगर जख्म गहरा होता तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। सीता ने डॉक्टर की बात सुनी और उसके मन में रमेश के प्रति नफरत और गहरी होती गई। उसे लगा कि रमेश उनकी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। उस रात घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पिंकी दर्द से कराह रही थी। रमेश अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीता ने पिंकी के माथे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें गुस्सा, निराशा और कुछ कर गुजरने की ठान लेने की भावना झलक रही थी। अगले दिन सुबह रमेश की मां ने देखा कि सीता और पिंकी घर में नहीं है। उन्होंने रमेश को जगाया और पूछा, रमेश, सीता और पिंकी कहाँ हैं? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रमेश ने उठकर देखा, घर खाली था। सीता और पिंकी सचमुच वहां नहीं थे।
रमेश को पहले तो गुस्सा आया, फिर उसे चिंता होने लगी। सीता कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। उसने पूरे घर में देखा लेकिन वे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक खत पर पड़ी। खत सीता ने लिखा था। क्या आप जानना चाहेंगे? रमेश ने कांपते हाथों से खत उठाया। सीता की साफ लिखावट में लिखा था, रमेश, मैं जा रही हूं पिंकी को लेकर, अब और नहीं सह सकती। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी जिंदगी को एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया है। तुम्हें सिर्फ पैसे दिखते हैं, रिश्ते नहीं। तुम्हें हमारी खुशी, हमारी जरूरतें कभी नजर नहीं आई। जब पिंकी खून से लथपथ थी तब भी तुम्हें अपने पैसों की फिक्र थी। तुम इंसान नहीं, एक पत्थर हो। अब बस, मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। हम कहाँ जा रहे हैं ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। अपनी माँ का ख्याल रखना, अगर तुम्हें उनकी जरा भी परवाह है तो। सीता। खत पढ़कर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीता ऐसा कर सकती है। उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन घर की खामोशी और खालीपन उसकी बात की पुष्टि कर रहे थे। रमेश की माँ ने रमेश से पूछा, क्या हुआ बेटा, सीता ने क्या लिखा है? रमेश ने बिना कुछ कहे खत अपनी माँ की ओर बढ़ा दिया। माँ ने खत पढ़ा और उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रमेश, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम कभी नहीं समझे। रमेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। पिंकी का कटा हुआ हाथ, सीता की उदास आंखें, माँ की अनसुनी पुकारें, सब उसके दिमाग में घूमने लगा। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। उसका सारा पैसा जिसके पीछे वो भागता था अब उसे बिल्कुल खाली लग रहा था। उसने तुरंत सीता को फोन लगाया लेकिन उसका फोन बंद था। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया लेकिन कोई सीता और पिंकी के बारे में नहीं जानता था। रमेश पूरी तरह से टूट चुका था। कई दिन बीत गए लेकिन सीता और पिंकी का कोई सुराग नहीं मिला। रमेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन पुलिस ने भी कहा कि जब तक कोई जबरदस्ती का मामला नहीं होता वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। रमेश की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा सूनी हो गई थी। घर में सन्नाटा पसरा रहता था। वो रात रात भर जागता रहता, सीता और पिंकी को ढूंढने के बारे में सोचता रहता। रमेश की माँ भी बीमार रहने लगी। उन्हें अब कोई देखने वाला नहीं था क्योंकि रमेश तो दिन भर सीता और पिंकी की तलाश में भटकता रहता था। उसकी कंजूसी ने उसे इतना अकेला कर दिया था कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक शाम रमेश घर लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसे लगा कि शायद सीता और पिंकी लौट आए हैं। वो जल्दी से अंदर भागा लेकिन जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। रमेश ने देखा कि घर के अंदर कुछ लोग उसकी चीजें उठा रहे थे। फर्नीचर, बर्तन, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी तस्वीरें भी गायब हो रही थीं। ये कौन लोग थे और वे उसके घर में क्या कर रहे थे? कौन हो तुम लोग? रमेश चिल्लाया। एक आदमी जो देखने में एक भारी भरकम ठेकेदार लग रहा था मुस्कुराया। हम कौन हैं? हम तो वही हैं जिन्हें तुम्हारी पत्नी ने भेजा है। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। मेरी पत्नी? सीता ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? अरे भाई साहब, दूसरे आदमी ने कहा, सीता जी ने ये सब बेच दिया है, तुम्हारी सारी चीजें, ये घर भी उन्होंने बेच दिया है। रमेश के कान सुन्न पड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा घर, मेरा सामान? ठेकेदार ने एक कागज उसके हाथ में थमाया। ये रहे कागजात। सीता जी ने 1 हफ्ते पहले ही ये सब बेच दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक तुम उनकी जिंदगी को नरक बनाते रहोगे वो तुम्हें हर उस चीज से महरूम करती रहेंगी जिससे तुम्हें प्यार है। रमेश के हाथ से कागज छूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीता ऐसा कर सकती है। जिस घर को उसने अपनी कंजूसी से संवारा था आज वो उसे ही खो चुका था। उसकी आंखें अंधेरे में भीगी हुई थीं। उसे याद आया सीता के वो शब्द, तुम्हें सिर्फ पैसे दिखते हैं, रिश्ते नहीं। रमेश को अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसकी कंजूसी ने उसे कितना अकेला कर दिया था। सीता और पिंकी उसे छोड़कर जा चुकी थीं, उसकी माँ बीमार थी और अब उसका घर भी चला गया था। वो फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उसकी कंजूसी के पाप धो रहे थे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में रमेश पूरी तरह से बेघर और अकेला हो गया। उसे सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो पैसा उसने जमा किया था वो अब उसके किसी काम का नहीं था। उसे अपनी माँ की भी कोई खबर नहीं थी। एक रात वो एक पुल के नीचे बैठा था जहां कुछ और बेघर लोग आग ताप रहे थे। तभी उसने सुना कि कुछ लोग सीता और पिंकी के बारे में बात कर रहे हैं। सुना है वो औरत जिसने अपने कंजूस पति से छुटकारा पाया था अब एक स्कूल चलाती है, एक आदमी ने कहा। हाँ, और उसकी बेटी अब अच्छी पढ़ाई कर रही है, दूसरे ने जोड़ा। रमेश ने उनकी बातें सुनी और उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी गलती सुधार ले तो शायद उसे सीता और पिंकी वापस मिल जाएं। रमेश ने उन बेघर लोगों से और जानकारी लेने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी ने बताया, मैंने सुना है कि वो औरत अब गांव से दूर एक छोटे शहर में रहती है और उसने वहीं एक छोटा सा स्कूल खोला है जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। उसने स्कूल का नाम या जगह तो नहीं बताई लेकिन इतना इशारा काफी था। रमेश ने अगले दिन से ही सीता और पिंकी को ढूंढना शुरू कर दिया। वो शहर शहर भटका, गांव गांव गया। उसने हर उस स्कूल के बारे में पता लगाया जो नया खुला था या गरीब बच्चों को पढ़ाता था। इस दौरान उसने भीख मांगी, छोटे मोटे काम किए और कई रातें भूखा रहा।
अब उसे पैसे की कीमत समझ आ रही थी, लेकिन उस पैसे की नहीं जिसे उसने अपनी तिजोरी में बंद कर रखा था, बल्कि उस पैसे की जो मेहनत से कमाया जाता था और जरूरतमंदों के काम आता था। कई हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद रमेश एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था आशीर्वाद शिक्षा निकेतन। रमेश को कुछ अजीब सा लगा। उसने अंदर झांका। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और एक महिला उन्हें पढ़ा रही थी। जब उस महिला ने मुड़कर देखा तो रमेश की सांसें थम गईं। वो सीता थी। सीता पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी दिख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी जो रमेश के साथ रहते हुए कभी नहीं थी। पिंकी भी वहां थी। वो बच्चों के साथ खेल रही थी और उसकी हंसी पूरे स्कूल में गूंज रही थी। पिंकी भी कितनी बदल गई थी। वो अब खुश और निश्चिंत दिख रही थी। रमेश चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या सीता उसे माफ कर देगी? क्या पिंकी उसे पहचानेगी? वो जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सीता की नजर रमेश पर पड़ी। वो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। उसने रमेश को पहचान लिया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीता ने ठंडी आवाज में पूछा। रमेश के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था सीता। अब क्या बचा है ढूंढने के लिए? सीता ने कहा। तुमने सब कुछ तो पहले ही खत्म कर दिया था। रमेश जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो सीता। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपनी कंजूसी का एहसास हो गया है। मैंने सब कुछ खो दिया है सीता। तुम, पिंकी, माँ, मेरा घर, सब कुछ। सीता ने रमेश को देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन कुछ और भी था, शायद थोड़ी दया। पिंकी भी अब वहां आ चुकी थी और अपने पिता को पहचानकर हैरान थी। पिताजी, पिंकी ने कहा। रमेश ने पिंकी की ओर देखा और उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। पिंकी, मेरी बच्ची, उसने कहा। सीता ने गहरी सांस ली। रमेश, तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने हमें कितना कुछ सहने पर मजबूर किया है। मुझे पता है सीता, रमेश ने कहा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें और पिंकी को बहुत दुख दिया है। मैंने माँ को भी अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम सबके लिए कुछ भी करूंगा। सीता खामोश रही। वो रमेश के बदले हुए रूप को देख रही थी। क्या वो सच में बदल गया था या ये सब सिर्फ दिखावा था? सीता ने एक गहरी सांस ली। रमेश, उसने कहा, बदलना इतना आसान नहीं होता। तुमने हमें जो दर्द दिया है उसे भुलाना मुश्किल है। मैं जानता हूं, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची पश्चाताप था। मैं तुम्हें और पिंकी को फिर से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी तुम लोगों को समर्पित कर दूंगा। मैं हर वो गलती सुधारना चाहता हूं जो मैंने की है। पिंकी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, धीरे से रमेश के पास आई। उसने रमेश के हाथ को छुआ। पिताजी, आप सच में बदल गए हैं? उसने मासूमियत से पूछा। रमेश ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। हाँ मेरी बच्ची, मैं बदल गया हूं। मुझे माफ कर दो कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। सीता ने देखा कि रमेश की आंखों में अब वो पुरानी कंजूसी और स्वार्थ नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। उसे भी लगा कि शायद रमेश सच में बदल गया है। तुम्हारी माँ कैसी है? सीता ने पूछा। रमेश ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता सीता। मैंने उन्हें भी अकेला छोड़ दिया था। जब तुम लोग गए तो मैं बस तुम्हें ही ढूंढता रहा और उनसे मिल नहीं पाया। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सीता को रमेश की माँ की चिंता हुई। अपनी सास के साथ उसका रिश्ता हमेशा अच्छा रहा था। उसने सोचा कि शायद रमेश को एक मौका देना चाहिए, लेकिन इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। ठीक है रमेश, सीता ने कहा। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। रमेश ने तुरंत कहा, जो भी शर्तें हों मैं मानने को तैयार हूं सीता। सबसे पहले, सीता ने कहा, तुम्हें अपनी माँ को ढूंढना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। जब तक तुम उन्हें वापस नहीं ले आते तुम यहाँ नहीं रह सकते। रमेश ने तुरंत हामी भर दी। मैं अभी जाता हूं सीता। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। और दूसरी बात, सीता ने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें स्कूल में बच्चों की मदद करनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों की मदद करने से कितना संतोष मिलता है जो पैसे बचाने से नहीं मिल सकता। तुम्हें पैसों का सही इस्तेमाल सीखना होगा। रमेश ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ करूंगा सीता। मैं साबित करूंगा कि मैं बदल गया हूं। अगले ही पल रमेश बिना देर किए अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास अब एक नई उम्मीद थी। उसे सीता और पिंकी को वापस पाना था और अपनी माँ की देखभाल करनी थी। इस बार वो पैसे के पीछे नहीं बल्कि रिश्तों के पीछे भाग रहा था। रमेश ने अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने उन जगहों पर जाकर पता किया जहां बेघर लोग रहते थे। उसने पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी। कई दिनों की खोज के बाद उसे अपनी माँ एक वृद्धाश्रम में मिली, जहां कुछ भले लोगों ने उन्हें आश्रय दिया था। रमेश ने अपनी माँ को देखा। वे कमजोर और बीमार दिख रही थीं। वो तुरंत उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। माँ, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। माँ ने रमेश को पहचाना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश, मेरा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। रमेश अपनी माँ को लेकर सीता के स्कूल में आया। सीता और पिंकी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए।
सीता ने रमेश को अपने पास रहने की इजाजत दे दी, लेकिन उसने ये भी कहा कि रमेश को स्कूल के कामों में हाथ बटाना होगा और पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। रमेश ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में मदद की, स्कूल की इमारत की मरम्मत की, अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिना किसी शिकायत के, और बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे। पहली बार उसने महसूस किया कि पैसे खर्च करके दूसरों को खुशी देना कितना अच्छा लगता है। उसकी कंजूसी अब उदारता में बदल रही थी। धीरे धीरे रमेश ने अपना खोया हुआ विश्वास वापस पा लिया। सीता ने उसे माफ कर दिया था और पिंकी भी उसके साथ खुश थी। रमेश की माँ भी अब स्वस्थ थी और अपने परिवार के साथ खुश थी। रमेश ने एक नया जीवन शुरू किया था, जहां उसने पैसे से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देना सीख लिया था। वो अब लालची पति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला इंसान बन चुका था। रमेश ने अपनी नई जिंदगी में कई छोटे बड़े बदलाव किए जो उसकी पिछली कंजूसी से बिल्कुल उलट थे। अब वो सुबह जल्दी उठता और स्कूल के मैदान की सफाई करता। उसने देखा कि स्कूल की पुरानी बेंचें टूट रही थीं, तो उसने अपनी जेब से पैसे खर्च कर नई बेंचें बनवाई। पहले जहां वो एक पैसा भी खर्च करने से हिचकिचाता था, वहीं अब वो स्कूल के लिए नए ब्लैक बोर्ड, चाक और बच्चों के लिए रंगीन पेंसिलें खरीदता था। उसने स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई। रमेश ने पुरानी किताबें इकट्ठा की और अपनी बची हुई जमा पूंजी से नई किताबें खरीदी। बच्चों को कहानी सुनाने में उसे बहुत मजा आता था और वे भी रमेश के साथ घुल मिल गए थे। पिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती कि उसके पिताजी अब बदल चुके थे। वो अब खुलकर हंसती और रमेश के साथ समय बिताती। रमेश ने सीता के साथ मिलकर स्कूल के लिए फंड जुटाने का काम भी शुरू किया। वे आसपास के गांवों में गए और लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताया। रमेश, जो पहले कभी किसी से बात करने में भी कंजूसी करता था, अब लोगों से खुलकर बात करता और उन्हें स्कूल के लिए दान देने के लिए प्रेरित करता। उसकी बातों में अब सिंसेरिटी थी जो लोगों को प्रभावित करती थी। उसने अपनी माँ की भी खूब सेवा की। माँ को अब कोई कमी नहीं थी। रमेश उन्हें समय पर दवाई देता, उनके लिए पौष्टिक भोजन बनाता और उनसे रोज बातें करता। माँ को यह देखकर बहुत सुकून मिलता कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर आ गया था। उनकी सेहत में भी तेजी से सुधार हो रहा था। एक दिन रमेश ने सीता से कहा, सीता, मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हें और पिंकी को कभी कहीं घुमाने नहीं ले गया। हम कभी बाहर खाने भी नहीं गए। उसने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया। सीता मुस्कुराई। रमेश, हमें अब किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो तुम कर रहे हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन रमेश अब अलग इंसान था। उसने पास के शहर में एक छोटी सी दुकान खोली। ये दुकान उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि स्कूल के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी खोली थी। वो स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी किताबें, पेंसिलें और छोटी मोटी चीजें कम दाम में देता था। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल को दान भी करता था। उसकी कंजूसी अब उदारता में बदल चुकी थी। रमेश अब एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा था। उसने सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी को ही वापस नहीं पाया था, बल्कि उसे आत्मसम्मान और दूसरों के लिए जीने का सुख भी मिल गया था। रमेश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब लालची पति नहीं, बल्कि उदार और नेक इंसान था। उसका चेहरा अब चिंता और कंजूसी की जगह शांति और संतुष्टि से चमकता था। एक दिन स्कूल में एक बड़ी घटना हुई। पास के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई थी और कई परिवार बेघर हो गए थे। स्कूल में बच्चों ने इस बारे में बात की और सीता को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। रमेश ने तुरंत पहल की। उसने अपनी दुकान से कंबल, दवाइयां और सूखा राशन इकट्ठा किया। उसने अपनी गाड़ी किराए पर ली और खुद उन लोगों की मदद करने गया। पहले का रमेश ऐसा कभी नहीं करता। वो हमेशा अपने पैसे बचाने की फिक्र में रहता था, लेकिन अब उसे दूसरों का दर्द महसूस होता था। उसने दिन रात एक करके बाढ़ पीड़ितों की मदद की। सीता और पिंकी को उस पर गर्व हुआ। ये देखकर गांव के अन्य लोग भी रमेश की मदद करने लगे। रमेश ने अपनी कंजूसी के दिनों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसने अपने नाम पर रमेश सेवा संस्थान नाम का एक ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद करना था। वो अपनी दुकान से होने वाली सारी कमाई इस ट्रस्ट में दान कर देता था। उसकी माँ, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, रमेश के साथ रहती थी और अक्सर कहती थी, मेरा बेटा बदल गया है। अब वो किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि सबकी मदद करता है। पिंकी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और सीता के साथ मिलकर स्कूल में पढ़ाने लगी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और जानती थी कि उनके पिताजी ने कितनी मेहनत से खुद को बदला था। रमेश, सीता और पिंकी एक साथ रहते थे। उनका घर अब पहले जैसा सूना नहीं था। वहां खुशियां, हंसी और प्यार भरा था। रमेश को अपनी पुरानी जिंदगी की कोई याद नहीं आती थी। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन सका। उसकी कंजूसी का अंत हो चुका था और उसने अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की थी। रमेश ने साबित कर दिया था कि इंसान बदल सकता है, बशर्ते वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने की सच्ची इच्छा रखे। उसकी कहानी मोहनपुर गांव और आसपास के इलाकों में बदलाव और पश्चाताप की एक मिसाल बन गई थी।